न कहता है अभी का जो वेदर है वो खराब है, आज बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बारिश सप्ताह भर चलेगी। जो ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने बारिश के लिए येलो वार्निंग अलर्ट कर दिया है, जल्दी वो रेड वार्निंग कर देगी। फिर हम लोग एक शॉप देखते हैं जिसपे ओपन का साइन होता है। फिर हम लोग उसी शॉप में देखते हैं जहाँ पे एक बंदा बुक को निकालना होता है। वो कहता है आज बहुत ज्यादा ही बारिश है, ऐसा लग रहा है आज भी कोई कस्टमर नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कोई आदमी अपने अम्ब्रेला को भूल गया हो और उसे एक शेल्टर की जरूरत पड़े अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। इस कारण मैं अपनी दुकान खोला हूं और मन में सोचा होता है मैं कितना ज्यादा अच्छा आदमी हूं। मुझे आशा है वो जो बंदा है वो मेरे दयालुपन को देखेगा और मुझे बहुत खुश होगा और मेरा कस्टमर बन जाएगा। इसी कारण मैं सब कुछ तैयार रखा हूं, गरम चाय, एक टावर, ऑफ कोर्स वो सब जितने भी बंदे हैं वो सब मेरे दयालुपन को देखकर कोई ना कोई बुक खरीदेंगे। ये बहुत ज्यादा फैंटास्टिक होगा। फिर हम लोग एक फुल मून को देखते हैं जो कि बहुत बढ़िया दिखा होता है। उसके नीचे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी को मार के भाग रही होती है। उसके रास्ते में जो भी आता है वो लड़की सभी को मार रही होती है। पीछे बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन लड़की बस दो उंगली का यूज करते हुए उस पर जितने भी अटैक आ रहे होते हैं उस सभी को डिफ्लेक्ट कर देती है और बाकी लोगों को मारना स्टार्ट करती है। हम एक बंदे के पीछे देखते हैं दो हाथ आ रहे होते हैं, उस बंदे को पता नहीं चलता है और जो लड़की होती है वो उस गर्दन को पकड़ लेती है और उसे वहीं पे खत्म कर देती है। उसे खत्म करने के बाद उस आदमी को दूर फेंकती है और अपने घाव पे हाथ रखती है। उसके बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है। वो सोच रही है नहीं तो आगे करके खत्म हो ही गया, ऐसा लग रहा है मेरी 4-5 हड्डियां टूट गई है, लेकिन ये कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसे अभी रोक दिया है, लेकिन तभी भी जो रीजनरेशन है उसमें टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा। मुझे एक ऐसा जगह ढूंढना होगा जहां पे मैं खतरे से बच सकूं। वो अपनी रॉड को निकालती है और कहती है मुझे भी समय चाहिए और हम देख पाते हैं जब वो वहां से जा रही होती है उसके पीछे बहुत सारे आदमी होते हैं। उस लड़की ने उन सभी को खत्म किया होता है। ऐसा लग रहा है वो बहुत ही अच्छी असेसन है। वो लड़की ऐसे ही गलियों में घूम रही होती है तो उसकी नजर एक तेज रोशनी पे जाती है। वो देखती है वहां पे एक बुक स्टोर खुला हुआ है। वो सोच रही होती है इतने सारे शॉप्स में सिर्फ एक बुक स्टोर ही है जो इतने खराब मौसम में खुला हुआ है। वो उसके दरवाजे तक पहुंची है और सोच रही होती है ये किसी तरह का कोइंसिडेंस है या कोई ट्रैप जो मुझे फंसाने के लिए डाला गया है। फिर उसकी नजर अपने घाव पे जाती है और कहती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे छिपने के लिए एक जगह चाहिए जिससे मैं टाइम को बाय कर सकूं, मुझे अंदर जाना ही होगा। और वो दरवाजे को खोल लेती है। जैसे वो दरवाजा खुलता है वहां पे लगी हुई घंटी भी बजती है। वो लड़की उस बुक स्टोर में एंटर करती है। एमसी उसे नोटिस करता है और कहता है आपका स्वागत है, मैं आपका ही बहुत देर से वेट कर रहा था। एक ब्यूटीफुल कस्टमर जो कि बारिश से लड़ते हुए यहां तक आई हो। एमसी उसे ध्यान से देखा और सोच रहा था इसे कैसे भी देखो, लेकिन मुझे पता चला है इस लड़के के पास बहुत सारी कहानियां हैं, पक्का है इसके साथ कुछ हुआ है, मुझे बस इसे थोड़ा सा एडवाइस देना है। उसके बाद ये लड़की पक्का ही मेरे यहाँ से बुक कर देगी। ये मेरी है थेरेपी टेक्निक्स। उसके बाद एमसी कहता है कि मेरे पास एक हॉट टॉवल है, क्या आप उसे यूज करना चाहेंगे, इससे आप अपने शरीर को पोंछ सकते हैं। सर मैं अपने हीटर को भी ऑन कर देता हूं। वो लड़की सभी चीज को नोटिस करती है और सोच रही है ये मेरा इंतजार कर रहा था, इसने सभी चीज को प्रिपेयर किया है जो भी मुझे चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल बुक स्टोर पे ऐसी चीजें नहीं होती है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस शॉप पर पक्का ही कुछ जानता है मेरे बारे में। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो टावल उठा के अपने आप को पोंछना स्टार्ट करती है। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने हीटर को रख सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मन ही मन सोचने लगती है कि ये बंदा कौन से ऑर्गेनाइजेशन से होगा, क्या सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर या ट्रू सोसाइटी या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसे हायर किया होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो बंदा है वो एक नॉर्मल बुक स्टोर का ऑनर नहीं है। ये बहुत ताकतवर दिख रहा है। हम देख पाते हैं एमसी के पीछे से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। वो लड़की कहती है तुमने कहा था तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा मतलब क्या है। एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है ऑफ कोर्स जो डेस्टिनी है वो बहुत ज्यादा अनोखी चीज है। यहाँ पे दो अनजान लोग एक साथ मिल गए हैं, आपको देखने से लग रहा है आप बहुत खराब सिचुएशन में थे और एमसी मन ही मन बताता है कि यह है पहला रोल थेरेपी का, जो कि ये सजेशन किसी को बोलो कि वो परेशानी में है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में सही में परेशानी चल रही है, हर एक लाइफ में परेशानी चल रही है। इस बात से वो बंदा अपने आप से रिलेट कर पाएगा। वो लड़की कहती है हां। उसके बाद एमसी मन ही मन कहता है कि जैसे ही वो कस्टमर तुम्हारी बातों में है उसके बाद तुम बड़बड़ाना स्टार्ट कर दो, ये बहुत ज्यादा इजी चीज है और बोलते बोलते ही तुम जो कस्टमर है उसके दिल को जीत लो और अपने रिलेशन को और ज्यादा मजबूत कर लो। वो लड़की कहती है मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और सोच रही होती है मुझे नहीं पता है ये बंदा मेरा दोस्त है या दुश्मन। मैं इस चांस का यूज करते हुए पता लगा सकती हूं इसकी आइडेंटिटी के बारे में। ऐसा नहीं लग रहा है ये बंदा अपनी आइडेंटिटी को ऐसे ही बता देगा। एमसी कितनी में से चाय को ढाल रहा होता है और कहता है आपने कहा इशू, अगर मेरा गेस करेक्ट है तो आपको पक्का ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होगी। तभी एमसी मन ही मन कहता है जो दूसरा नियम है वो है कम बोलो। जो ट्रिक में फंसाने वाले लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, वो हमेशा ही ऐसे ट्रिक्स का यूज करते हैं, वो हमेशा ही कम बोलते हैं जिससे वो दोनों बात कर सके। जो अगला पॉइंट है वो अगला आदमी बोले। वो लड़की उसकी बातों को सुन के पूरी तरह से चौंक जाती है। वो कहती है किस बारे में बात कर रहा है, अगर ये बंदा कंफ्यूज नहीं है तो ये बंदा मेरे बारे में पक्का कुछ जानता है। एमसी चेयर को पीछे करता है और कहता है एनीवे आपको पहले यहाँ पे बैठ जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। वो लड़की उस सीट पे बैठती है और सोच रही होती है एक आउटसाइडर जिसको पहले से पता हो कि व्हाइट रूट में धोखा हो गया है, वो भी एक इंटरनल कंट्री, वो इतने कम समय में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पक्का ही ये बंदा ऊपर से सब कुछ कंट्रोल कर रहा होगा शुरुआत से ही, यानी कि सब कुछ उसके हाथों में है। वो लड़की कहती है मुझे धोखा दिया गया है, सब कुछ उसकी गलती है। फिर एमसी बताता है कि जो स्पाउंड मैजिक मिरर है वो एक मैजिकल फिश का अंडा है जो कि दूसरों को सोल्स को अट्रैक्ट करता है और इसी कारण जो सालों से चलती आई कंपेनियनशिप है वो पूरी तरह से उलट हो चुकी है और लालच ने उस पर टेक ओवर कर लिया है। लोग प्रॉफिट के लिए अपने साथी को मरवा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से एक किलर को हायर करके। ये कितने सुनने में खराब लगता है। एमसी सोच रहा होता है उस लड़की के बारे में कि बहुत ज्यादा ब्रूटल है, पक्का ही उसका जो पति होगा उसने उसे धोखा दिया होगा और ये मिस्ट्रेस बन गई होगी। स्वीट हार्ट वाओ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये तो और आसान हो जाएगा इसे एक्सप्लोर करने में। उसका एमसी अपने भाषण में स्टार्ट करता है। वो कहता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं मान सकता हूं कि आपको धोखा दिया गया है, लेकिन तभी भी ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप किसी और आदमी से मिल सकते हैं और बातों का शुरुआत कर सकते हैं, किसी और को जान सकते हैं। वो लड़की उसकी बातों को सुनती है और सोच रही होती है ऐसा लग रहा है इसको सब कुछ पता है शुरुआत से ही, ये बंदा सही है क्योंकि जब तक लालच रहेगा तब तक ऐसा इंसिडेंट होता रहेगा। अगली बार दूसरा रीजन होगा, दूसरा समय होगा, लेकिन सेम इंसिडेंट होगा, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। उसके बाद वो कहती है हां तुम सही कर रहे हो, मैंने सब कुछ खो दिया है, सही सर मुझे बहुत ज्यादा चोट लगा है इस चीज से, तो इसका पॉइंट ही क्या है कि मैं दूसरे से मिलूं। एमसी उसकी बातों सुनता है और सोच जाता है खो दिया है और चोट लगा है, वो अब मुझे समझ में आ गया पक्का ही इस पर चीट किया गया है, इसे बहुत ज्यादा खराब महसूस हो रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने जवान का यूज करते हुए इसे कंफर्ट कर सकता हूं। वो कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पॉइंट है, अब तुम्हें पता है कौन रियल है और कौन फेक है, जिसने तुम्हें धोखा दिया है या चोट पहुंचाया है तुम उस पर थोड़ा भी दया नहीं दिखाओगी। मैं उस बास्टर्ड के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ तक कि जो भी तुमसे क्लोज है तुम उस पर भी दया नहीं दिखाओगी। वो लड़की उसकी बातों सुन पूरी तरह चौंक जाती है। वो सोच रही थी यही कारण है जिसका ये बंदा मेरे लिए वेट कर रहा था, ये बंदा मेरा यूज करना चाहता था हंटर्स को मारने के लिए। ये चालाक है और एलिगेंट भी, ये जानता है हंटर्स के बारे में। यहाँ का जो शॉपकीपर है वो एक हाई लेवल का ब्लैक मैच है। वो कहती है तो आप क्या सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए। एमसी कहता है अब वो सब अपने इंसानियत को भूल चुके हैं, एक आंख के बदले आंख और एक दांत के बदले दांत, और मन में क्या होता है ये है थर्ड रोल क्योंकि ये टारगेट सिचुएशन। एमसी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें उन जैसे लोगों पर थोड़ा भी बेरहमी नहीं बरतना चाहिए। वो मन में सोच होता है जो कस्टमर सुनना चाहता है उसे वही कहो, यही तुम्हें अलग बनाएगा और तुम्हारे बीच का जो रिलेशन है उसे अच्छा करेगा। लड़की उस बात को सुनकर कुछ चौंक जाती है। वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या कि उन्होंने अपनी इंसानियत को खो दिया है, मैंने अपने दिमाग को अभी तक प्रिपेयर भी नहीं किया है। एमसी सोच जाता है ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मेरे बिजनेस की बात आने वाली है। वो कहता है मुझे लग रहा है आपको ये जरूरत है यह किताब, और वो उस किताब को डेस्क पे मारता है। वो लड़की उस किताब को देखती है। एमसी सोच रहा होता है अच्छी बात है, मैंने पहले से दूसरों का कन्फेशन पढ़ा हुआ है, एक भटकी हुई लेडी के लिए ये कहानी अच्छी होगी। एमसी उस लड़की को जो बुक ऑफर कर रहा होता है उसका नाम है ब्लड एंड बीस्ट। वो लड़की घबराती हुई सोच रही होती है ब्लड एंड बीस्ट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, ये बंदा मुझे ये किताब क्यों दे रहा है। तो उसे लगने लगता है जैसे वो किताब खुलता है उसमें बहुत सारे ब्लड निकले होते हैं और वो जो ब्लड है वो एक मॉन्स्टर का रूप लेता है जो कि उस लड़की को पकड़ रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे टेंटेकल्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो जोर से चिल्लाती है बचाओ। वो कहती है ये तो लाइकेंथ्रोपी है। हमने कहते हैं वो लड़की ये सब चीज को इमेजिन कर रही होती है। हम कहता है कि जो लाइकेंथ्रोपी है वो एक पावर है जो कि खून में होता है, जो ताकत है हंटर्स का वो आता है ड्रीम बीस्ट से। वो अलग अलग जानवर से या अलग अलग ताकतवर इंसानों से खून लेते हैं और अपने आप में इंजेक्ट करते हैं जिससे वो ताकतवर बन सके। जितना अच्छा खून होगा उतना ताकतवर वो हंटर बनेगा, लेकिन साइड इफेक्ट भी है। पर ये जो बंदा है वो खून को कंट्रोल कर सकता है, जिस चीज पे हंटर रिलाई करते हैं वो बंदा उसके पूरे पावर स्ट्रक्चर को जानता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो लड़की उस किताब ले लेती है और कहती है तो यह है जो तुम मुझसे चाहते थे। एमसी कहता है हां मैं चाहता था कि आप ये करें, आपको पछताने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पूरे ऑनेस्टली फेस करें। वो सोचता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन एक लड़की जिसका दिल टूट गया है वो बहुत ज्यादा ही नाजुक होती है। मुझे अपने शब्दों से उसे कंफर्ट करना होगा। उसके बाद मैं जो बुक रिकमेंड कर रहा हूं उस लड़की को खरीदना होगा। उसे देखने पे लग रहा है ये भी रोने वाली है। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो सही में रोने वाली है, लेकिन दिल टूटने का कारण नहीं, वो एमसी से बहुत ज्यादा डर रही थी। उसे लग
रहा है एमसी बहुत ताकतवर है। एमसी उस लड़की के पास आता है और कंधे पे हाथ रखता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे बस कुछ कोड का यूज करना होगा जिससे मैं इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा दूंगा। और वो बोलना स्टार्ट देता है, जब भी ट्रम्पेट का आवाज बजेगा तब मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा इस बुक को लेकर और जोर से चिल्लाऊंगा जो मैं चाहता हूं, अपने विचारों को कहूंगा। एमसी ये सब बातों कर रहा होता है, लेकिन उस लड़की को लग रहा होता है एमसी एक एन्चेंटमेंट कर रहा है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर एमसी कहता है कि सभी के पास अपना एक डिजायर होता है जो वो करना चाहते हैं, क्या तुम्हारे पास नहीं है? एमसी मन में सोचता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों को कंफर्ट करना मेरी स्पेशलिटी है। वो कहता है कि तुम्हें इसे कंफर्ट करना चाहिए, मेरा भरोसा करो, तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। और उसके बाद वो कहता है कि ये चौथा नियम है, डिसिसिव कंक्लूजन। जैसे ही कस्टमर तुम्हारी बातों में आए और इमोशन में बह जाए तब तुम उसे एक सही रास्ता दिखाओ। वो लड़की घबराई होती है। एमसी बताता है कि आप उसी के कॉन्फिडेंस का यूज करते हुए उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। तो क्या तुम बच्चे समझ गए हो मैं क्या कह रहा हूं? फिर एमसी चाय का कप उठाता है और कहता है ठीक है, एक नई शुरुआत के लिए चीयर्स। वो लड़की भी एमसी से चीयर्स करती है और कहती है आपके गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात को फॉलो करूंगी। और जल्दी ही उस गर्म चाय को पी लेती है। एमसी चौंकते हुए उसे देख रहा होता है और कहता है वो तो बहुत ज्यादा गर्म पानी था, तुमने सही में उसे पी लिया? मैं तो बस तुम्हारे पेट को गर्म करना चाहता था, ऐसा लग रहा है वो एकदम सही है। उसके बाद एमसी एक कार्ड को आगे बढ़ाता है और कहता है तो प्लीज आप इस कार्ड को भर दीजिए। वो लड़की अभी तक बहुत ज्यादा डर गई होती है और उसके हाथ कांपते होते हैं तो वो कार्ड को भरती है। एमसी उस कार्ड को देखता है और कहता है ओ तो इनका नाम जी हिजू है। मुझे याद आ रहा है एक फेमस मिलियनेयर का नाम जो कि अंडरग्राउंड से आया होता है, उसका नाम जी बोनोंग था। और मैंने सोचा था क्या उसकी डॉटर है और ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ी मछली है, मैं इन्हें फंसा सकता हूं और बहुत पैसे कमा सकता हूं। नहीं पैसे नहीं, मैं इनसे अपने स्टोर को भी रेनोवेट करा सकता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले मुझे अपने आप को काम करना होगा और इनसे एक लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट करवाना होगा। वो खड़ा होता है और कहता है जो लोन का पीरियड है वो 1 महीने का है, आप इसे 1 सप्ताह से बढ़ा भी सकते हैं। फिर वो एक छाता देता है और कहता है आज बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं आपको ये छाता देता हूं, लेकिन आपको याद रखना होगा ये छाता आपको लौटाना भी है। वो लड़की उस अम्ब्रेला को ले लेती है और कहती है आपका मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहां जाते हुए वो कहती है क्या मैं आपके बारे में जान सकती हूं? एमसी उस सवाल को सुनता है और सोच जाता है मैं क्या मैंने इनके साथ फ्लर्ट कर दिया एक्सीडेंटली? नहीं ऐसी बात तो नहीं है, तो ठीक है। और फिर कहता है कि मेरा नाम लिन जी है, मैं एक नॉर्मल बुक स्टोर का ऑनर हूं। वो लड़की उसके रिप्लाई को सुनती है और सोच रही होती है ऐसा लग रहा है ये अपने ट्रू आइडेंटिटी को नहीं रिवील करेगा, लेकिन कैसे भी ये बंदा मेरे साइड होना चाहिए। वो कहती है ठीक है मिस्टर लिन, आपकी जो शाम है वो अच्छी हो। एमसी कहता है हां आप भी अच्छे से घर पहुंच जाइएगा और दोबारा आइएगा। जैसे वो लड़की चली जाती है एमसी चेयर पे बैठता है और कहता है मैं दोबारा से एक अच्छा काम कर दिया है, दूसरे की मदद करने में बहुत अच्छा लगा है, ऐसा लग रहा है इसी कारण मैं इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हुआ हूं। वो सभी चीज को क्लियर कर लेता है और कहता है अब समय हो चुका है, अब मुझे अगले कस्टमर के लिए रेडी हो जाना चाहिए। क्या यहां पे कोई और कस्टमर भी आएगा? हम देखते हैं उस लड़की को जो कि कहीं जा रही होती है। वो सोच रही होती है वो ड्राउन बंदा वो चाहता था मैं उन गदारों से डेडलाइन से पहले ही निपट लूं और उसने कहा था मुझे वापस लौटने के लिए। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था तो इस लड़की की नजर पे जाती है, वो बहुत ज्यादा डर रही थी। वो अपने स्त्री को पीछे करती है और सतर्क हो जाती है। हम देखते हैं सामने से एक बंदा आ रहा होता है, उसके हाथ में भी एक बुक होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एमसी के लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। एमसी एक किताब को निकालता है जिस किताब का नाम होता है रिचुअल्स एंड फॉकलोर्स। इसका ऑथर का नाम लिन जी यानी कि हमारा एमसी ही है। वो इन किताब को देखता है और सोच जाता है इन किताबों को देखकर मुझे अपनी पुरानी मेमोरी याद आ रही है। ट्रांसमाइग्रेशन से पहले मेरी जो दुनिया थी वो अलग थी और मैं एक ऐसे शहर में रहता था जिसका नाम नॉकिन था। अब लगभग 3 साल हो गए हैं। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि एक प्रोफेसर है फोकलोर का और अभी चल रहा है 2017। एक लड़की आती है और कहती है मिस्टर लिन लाइब्रेरी बंद करने का समय हो चुका है, क्या आप नहीं जा रहे हैं? एमसी कहता है नहीं मैं थोड़ा देर और पढ़ने वाला हूं, आप चले जाइए पहले, मैं लाइब्रेरी को बंद कर दूंगा। वो लड़की वहां जा रही होती है और ठीक है मैं कल मिलती हूं मिस्टर लिन। वो लड़की वहां जा रही है, दूसरी लड़की टकराती है। दूसरी लड़की कहती है अभी देर रात हो चुकी है, क्या वो बंदा अभी भी अंदर है? लाल वाली लड़की कहती है वेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हां जो मिस्टर लिन है वो किताब से बहुत प्यार करते हैं, मैंने सुना है कि वो एक बुक कलेक्टिंग फ्रीक है, वो अपने पूरे शरीर का यूज करके बुक्स को खरीदते हैं। जो हमारा एमसी है वो उनकी बातों को पूरी तरह से सुन पा रहा होता है। दूसरी लड़की कहती है हां ये बहुत ज्यादा हो गया, उन्हें इतना पैसा नहीं खर्चना चाहिए। एमसी उनकी बातों का कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। हम देखते हैं रात बहुत हो चुकी है। एमसी एक रूम में आता है और दरवाजे को पूरी तरह से बंद करता है। हम देखते हैं कि उस रूम में एक समनिंग सर्कल होता है। एमसी उन समनिंग सर्कल के बीच में जाता है और कहता है और इसी के साथ जो मेरा प्रिपरेशन था रिचुअल का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वो सोच जाता है मुझे पता है जो मेरी विश है वो एक सपने से कम नहीं है और वो पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे पास 1% भी चांस हो तो मैं 1% चांस का रिस्क लूंगा चाहे मुझे कोई भुगतान क्यों न देना पड़े। वो एक जगह पे हाथ रखा है और प्लीज मुझे इस दुनिया में जितनी बुक है उसका ऑनर बना दो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहां पे कुछ भी नहीं होता है और हमारा जो एमसी होता है वो पूरी तरह से निराश हो गया होता है। वो अपने सर को खुल जाता है और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये काम नहीं करेगा और ये काम नहीं किया, लेकिन उसके पीछे से एक हाथ निकल आता है और उससे हम देख पाते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है। एमसी कहता है मुझे पता था यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, मैजिक सर्कल जो है वो तुम्हारे कोई भी इसको पूरा कर देगा, लेकिन उसके लिए एक कीमत चाहिए होती है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अचानक ही एमसी को महसूस हो जाता है कि कोई एक चीज उसके पीछे है। वो डरते हुए पीछे मुड़ता है और देख पाता है वहां पे एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे पे एक आंख का साइन होता है। एमसी बताता है उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ और मैं इस दरवाजे को खोल दूंगा तो मुझे अपना सपना दिख जाएगा, तो मैं अपने सपने को अचीव कर पाऊंगा, लेकिन उसकी जो कीमत है वो है मैं अर्थ पे दोबारा नहीं लौट पाऊंगा। मैंने हेजिटेट नहीं किया और जल्दी से उस दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही एमसी उस दरवाजे को खोलता है हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। अभी जो एमसी होता है वो चाय को पकड़ा होता है और सोच आता है उस दरवाजे को खोलने के बाद मैं इस शहर में आ गया जिसका नाम है नोकिन। समय सही में जल्दी बीत जाता है। यहाँ पे रहना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पहले से, और लॉजिकली बात करो तो मुझे यहाँ पे बहुत मजा आता है। कोई मेरे दरवाजे को नॉक कर देता है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने सेल्फ को रिफ्रेश कर सकता हूँ नई नई किताबों से। मेरा जो कलेक्शन है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, मैं हमेशा नई किताबों को पढ़ सकता हूँ, अपने कस्टमर को हील कर सकता हूँ और एक लाइफ टीचर बनने में मुझे ज्यादा मजा आता है। ये बहुत आसान भी है। तो वो कहता है भाई बहुत ज्यादा समय हो चुका है जब से मैंने एक भी नए कस्टमर को नहीं ऐड किया है, मेरा जो बातचीत करने का स्किल है वो इतना भी बुरा नहीं है। ऐसा लग रहा है जो यंग लेडी है वो बहुत खुश होगी और मेरी रेगुलर कस्टमर बन जाएगी। फिर हम लोग वही लेडी पे आते हैं जिसकी आंख खुली होती है, वो एक बंदे को देख रही होती है जिसके हाथ में एक किताब होता है और वो बंदा अपने चेहरे को छिपाया होता है मास्क से। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उस लेडी को पास कर देता है। वो लेडी वहां पे पूरी तरह रुकी होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। वो सोच रही होती है मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने बॉडी को भी नहीं हिला पा रही हूँ, यहाँ से कि मैं अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रही हूँ। वो बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ता है और उस लड़की के हाथ में जो बुक होता है उसे देखा है। वो कहता है ओह तो यह वो किताब है, तुम सही में बहुत लकी हो। लेकिन उस लड़की को लग रहा होता है कि एक सांप उसे पूरी तरह से लपेट लिया है। वो अभी भी डरी होती है, वो पीछे मुड़ती है और उस बूढ़े आदमी के हाथ में जो किताब होता है उसे देखती है। उस किताब का नाम होता है द आकाशा गर्भा सूत्रा। वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। वो लेडी अभी भी डर से काफी होती है और एक दीवार के सहारा लेकर बैठ जाती है। वो सोच रही होती है वही था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्या वो पहले ही। तभी हम उस बूढ़े आदमी को एमसी के बुक स्टोर के सामने देखते हैं। वो दरवाजे को खोलता है, एमसी घंटी की आवाज से उधर देखता है और कहता है आपका स्वागत है। तो वो उस बूढ़े आदमी को देखता है और कहता है ओह ये तो ओल्ड वाइल्डी है, क्या आप वो किताब लौटाने हैं? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और एमसी के पास पहुंचता है। एमसी उसके पास आ रहा है और इस पैन को देखे आपको किस में याद आ रही है और पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं हिंट दे देता हूं जेबीए। ये हिंट बहुत ज्यादा इजी हो गया भाई। ओल्ड वाइल्डी कहता है क्या तुम मुझे रियल नाम से नहीं पुकार सकते मिस्टर लिन? एमसी कहता है ऑफ कोर्स मिस्टर वाइल्डी। वो बूढ़ा आदमी फिर से परेशान हो जाता है, रहने दो मैंने देखा है तुम्हारे पास एक नया कस्टमर आया है, तुमने उसे एक फेमस बुक दे दिया है। एमसी कहता है हां मुझे लगा उसे सूट करेगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है ये रहा तुम्हारा किताब जो तुमने मुझे उधार दिया था। एमसी उस किताब को लेता है और कहता है मैंने कहा था ना ये जो किताब है वो तुम्हारे जैसे लोगों पे सूट नहीं करती है, ये तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करती रहेगी और कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। वो बूढ़ा कहता है मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने इस किताब को पढ़ा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। इसमें लाइफ और डेथ की बात होती है, बिगिनिंग टू द एंड की बात होती है, तो मुझे थोड़ा भी समझ नहीं आता है। ये मेरे इमेजिनेशन से एकदम परे की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा है जिस बंदे ने ये किताब लिखी होगी वो कैसा बंदा होगा। एमसी कहता है वो बंदा एक जाइंट था। वो बूढ़ा मेरा एक जाइंट, इसमें चौंकने की बात नहीं है, वो लड़की बाहर से सभी चीजों को देख रही होती है और उनकी कन्वर्सेशन को सुन रही होती है। वो कहती है मैं सही थी, वो जो बंदा था वो है ब्लैक स्केट बेसलेस फ्रैंक वाइल्डी, एक डिस्ट्रक्टिव ब्लैक मेज। हमें बताया जाता है कि ट्रूथ सोसाइटी के हिसाब से जो म्यूटेंट है उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। वो कैटेगरीज है APDI क्लासिफिकेशन, यानी कि एब्नॉर्मल, पैनिकी, डिस्ट्रक्टिव और इनडिस्क्राइबेबल। जो फ्रैंक वाइल्डी है वो एक ब्लैक स्केट फेसलेस है, यानी कि जो फ्रैंक वाइल्डी AKA ब्लैक स्केट फेसलेस वो एक डिस्ट्रक्टिव ब्लैक मेज है। उसका आइकॉनिक फीचर है मास्क जो वो पहनता है, साथ साथ जो हाफ सर्पेंट ब्लड है वो उसे ग्रीन कलर का पपिल देता है। एक बार वो बंदा टावर के 10 होली नाइट में से एक होली नाइट से लड़ गया था। उसने बैटल में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को एकदम प्लेन कर दिया, तभी उसका नाम पड़ गया डिस्ट्रक्टिव। अगर कंपेयर किया जाए तो अपर जोन अपने आइकॉन में लगभग 10 ही डिस्ट्रक्टिव म्यूटेंट हो गए और पूरे शहर में 100 से भी कम। बोले कि जिस दीवार पे हाथ रखी होती है
अपने प्रेशर से उस दीवार को तोड़ देती है और सोचती है वो जो बंदा है वो एक म्यूटेंट लेवल